नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र की पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। इसमें हमने नया अध्याय शुरू किया है, संसद, और संसद का भाग 2, राज्यसभा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक कथन जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि यानी कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। ठीक है, राज्य सूची में जो भी कानून बनता है उसका कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि राज्य सूची के संबंध में अगर संसद भी कानून बना सकती है तो कौन सी शक्ति नहीं है, पूछा है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में। बिल्कुल सही बात है। अगर राज्य सूची में, ठीक है, अगर राज्य सूची में संसद कोई कानून बना रही है तो संसद को यह घोषित करना होगा कि जो कानून बनने जा रहा है ये राष्ट्रीय हित में है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो प्रश्न के अनुसार गलत होगा और वैसे सही है, अदरवाइज स्टेटमेंट सही है। आगे देखेंगे। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। बिल्कुल सही। अगर राज्य सूची के संबंध में कोई कानून बनाया जा रहा है राज्यसभा के द्वारा, तो राज्यसभा को जो है कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ध्यान रखेंगे, कितने? 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है राज्य सूची के संबंध में कानून बनाने के लिए। ये बात भी सही है, लेकिन प्रश्नानुसार गलत है। आगे देखेंगे। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। तो संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है ऐसा कानून जो राज्य सूची के संबंध में हो। ये कथन भी सही है, पर प्रश्नानुसार गलत है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। क्यों? कि राज्य सूची के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है, प्रारंभिक अधिकार, वो राज्य को होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 सूचियां हैं। तो संघ सूची में वो शक्तियां आती हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ को या केंद्र को है। और राज्य सूची में वो शक्तियां आएंगी जिनमें कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को, और समवर्ती में वो शक्तियां आती हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। लेकिन अगर कोई कानून राष्ट्रीय हित में बनना है तो राज्य सूची के संबंध में कानून संसद यानी संघ या राज्यसभा भी बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया। ये इन्होंने बोला है कि जो है सम्मिलित विषय के राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में केवल राज्यसभा, ये गलत है। ठीक है, तो राज्य भी बनाते हैं इसमें कानून। तो डी प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। कि व्याख्या देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। ठीक है, देखिए, विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है यानी कानून बना सकती है। और ये किस में है? अनुच्छेद 249 में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्र हित में विधि यानी कानून राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है। बिल्कुल सही। राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करना है तो 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है, समर्थन होना जरूरी है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प हो। ठीक है, राष्ट्र हित में बोला गया है भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इसके लिए क्या संकल्प होना चाहिए? ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है कि पहली चीज़ तो ये है कि राष्ट्र हित के लिए होना चाहिए वो। ठीक है,
यानी कि राज्यसभा घोषित करेगी कि जो कानून बनाने जा रहे हैं हम, ये राष्ट्र हित में है और इसको प्रस्ताव को पारित करने के लिए जो है 2/3 सदस्य का समर्थन और संकल्प होना जरूरी है। तो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाता है। लोकसभा का तो मतलब ही नहीं है इसमें, यहाँ पे राज्यसभा की बात की जा रही है, ये गलत है। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से, देखो करती तो बनाती राज्यसभा है। अगर राज्य सूची में के विषय में से संबंधित कोई कानून बनाना है तो राज्यसभा बना सकती है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है संपूर्ण जो है संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत, लेकिन ऐसा नहीं है, साधारण बहुमत से नहीं बन पाता। 2/3 सदस्यों का, यानी संपूर्ण सदस्य के, यानी कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। तो ये भी गलत हो जाता है, तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब हमारा डी बचता है, तो डी वैसे भी राइट होगा। फिर भी देख लेते हैं, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, ये देखिए कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाता है, ऐसा संकल्प होना चाहिए। डी हमारा राइट आंसर है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, व्याख्या देखिए 249, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आने वाले जो एग्जाम्स हैं उन पे फोकस रहेगा, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 249 जो अनुच्छेद है वो संसद को शक्ति देता है राज्य सूची के संबंध में शक्ति बनाने के लिए, ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 249। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। यहाँ पे ये बोला गया है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो राज्यसभा में धन विधेयक के बारे में संसद का कोई अधिकार नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। संसद का अधिकार होता है, लेकिन सिर्फ लोकसभा का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, धन विधेयक के बारे में जो भी अधिकार होंगे स्वीकार या अस्वीकार करने का, वो लोकसभा को है, राज्यसभा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये राइट आंसर है। यहाँ पे बोला है कि राज्यसभा के पास अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है धन विधेयक को, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, राइट स्टेटमेंट है, सही है। आगे देखेंगे, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई अनुदान मांगे जाते हैं तो राज्यसभा उस पर मतदान नहीं कर सकती, ये बोला है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनुदान मतलब धन विधेयक की बात की जा रही है, धन मांगा जा रहा है सरकार के द्वारा, तो राज्यसभा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती, यानी मतदान नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि उसका अधिकार ही नहीं है। तो स्टेटमेंट दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करेंगे तो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है, 112, यहाँ पे बोला जा रहा है बजट के बारे में। ठीक है, बजट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, लेकिन हमारे संविधान में बजट का कोई नाम नहीं है, सीधा बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण में जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही चर्चा करती हैं, और यहाँ पे बोला है राज्यसभा चर्चा नहीं करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 और 2 हमारा राइट है, तो केवल बी राइट आंसर होगा, केवल 1 और 2। आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं है धन विधेयक के मामले में, और ये प्रावधान किया गया 109 में। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर, ये ध्यान रखेंगे, अपनी सिफारिशें सहित लोकसभा में लौटाना है। ठीक है, तो 14 दिन के अंतर्गत जो है राज्यसभा को धन विधेयक को वापस लौटाना है, स्वीकार करते हुए। अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में। आगे देखेंगे, परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की कोई सिफारिश माने चाहे ना माने, ठीक है, वो उनका अधिकार है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती है, अगर 14 दिन के भीतर राज्यसभा ने धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं दिया, वापस नहीं भेजा, तो
तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, धन विधेयक पारित हो जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी, ध्यान रखेंगे, तथा उसे ही मतदान करने का अधिकार हुआ। ठीक है, तो जो अनुदान मांगे की जाती हैं सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से, वो केवल कहाँ रखी जाएंगी? लोकसभा में, ये ध्यान रखेंगे, कहाँ? लोकसभा में। ठीक है, और इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 113 में, ये 2 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 112, ये देखेंगे अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों में, ठीक है, दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय का विवरण होता है। पर दोनों सदन चर्चा करते हैं। ठीक है, और डी में हमें यहाँ पे बोला गया था कि राज्यसभा चर्चा नहीं करती है, तो इसीलिए गलत हो गया। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को परिचित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जाती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। देखिए, कारण भी दिया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो धन विधेयक है, तो समझेंगे, धन विधेयक है लोकसभा में पारित हो गया, ठीक है, क्योंकि लाया ही लोकसभा में जाता है धन विधेयक, और राज्यसभा को भेज दिया गया है। ठीक है, अब राज्यसभा के समक्ष रखा जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार करी जानी है। कहने का मतलब ये है, जो धन विधेयक आया, ठीक है, जो धन विधेयक आया वो आया लोकसभा में। ठीक है, पहले लोकसभा में ही लाया जाता है धन विधेयक, यहाँ पे सिर्फ धन विधेयक की बात की जा रही है। तो लोकसभा ने स्वीकार कर दिया, अब लोकसभा ने भेजा किसके पास? राज्यसभा के पास। ठीक है, देखिए होना क्या चाहिए कि जब राज्यसभा के पास भेजा गया है तो राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर आपको कोई एडवाइस देनी है, इसमें कोई सिफारिश देनी है, तो आप 14 दिन के भीतर हमें सिफारिश दें। ठीक है, अगर राज्यसभा कोई सिफारिश देती है 14 दिन के अंतर्गत कि भाई इसमें ये चीज़ होनी चाहिए इस विधेयक में, या अस्वीकार करती है, तो लोकसभा इस चीज़ के लिए अनिवार्य नहीं है कि लोकसभा इनकी सिफारिश, राज्यसभा की सिफारिश को माने, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये सिर्फ किस कंडीशन में? धन विधेयक की कंडीशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि राज्यसभा की जो सिफारिशें हैं वो लोकसभा को अनिवार्यतः स्वीकार की जानी चाहिए। ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का धन विधेयक के प्रति कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा चाहे तो इनकी जो एडवाइस है या जो भी सिफारिश है वो माने, चाहे ना माने। और अगर 14 दिन के अंतर्गत अगर राज्यसभा ने कोई एडवाइस नहीं दी, यानी लोकसभा को वापस नहीं दिया, तो वो स्वतः ही कानून बन जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति जी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये होता है केवल धन विधेयक में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इससे। ठीक है, तो ये गलत हो गया कथन, तो फिर गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे कारण आर, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, ये गलत बात है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास शक्ति नहीं है कि इसे अस्वीकार करे। ठीक है, या कोई उसमें एडवाइस दे, एडवाइस देगी तो लोकसभा जो है इसके लिए अनिवार्यता बंधित नहीं है कि भाई लोग राज्यसभा की जो सिफारिशें हैं वो माने। ठीक है, ये है, लेकिन पेश किया जाता है, यहाँ पे बोला पेश नहीं किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, पेश नहीं किया जाता है, हाँ ठीक है, हाँ पेश तो यहाँ पे पेश हो चुका है, बस इनके पास एडवाइजरी के लिए भेजा गया है। ठीक है, कोई चर्चा नहीं होती धन विधेयक में राज्यसभा में, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो आर सही है, कथन ए गलत है, आर सही है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है, ए की सही बिल्कुल गलत है, ए आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए सही है, ए तो गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं होता है? बिल्कुल सही,
कि राज्यसभा में एक ही चीज़ जो है प्रस्ताव नहीं रखा जाता, धन विधेयक से संबंधित, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है? धन विधेयक से संबंधित प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा, क्योंकि धन विधेयक कहाँ रखा जाएगा? पहले लोकसभा में रखा जाएगा। ठीक है? ये ध्यान रखेंगे, लोकसभा में। हमेशा धन धन विधेयक का जो भी प्रस्ताव रखा जाता है, वो लोकसभा में रखा जाता है। यहाँ पे बोला गया साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक या फिर धन विधेयक। तो केवल धन विधेयक के मामले में ऐसा होता है। ये राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 28। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो के पश्चात क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर राज्यसभा किसी धन विधेयक में कोई संशोधन करेगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी संशोधन राज्यसभा के पास शक्ति नहीं है धन विधेयक में संशोधन करने की। वापिस जो है 14 दिन के अंदर संशोधन करके भेजेगी भी, तो लोकसभा उसको मानने के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं कि आंसर कौन सा सही होगा। पहला है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, लोकसभा चाहे तो उनकी सिफारिशों को माने, चाहे ना माने। ठीक है, ये लोकसभा के ऊपर है। राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं है धन विधेयक के मामले में, तो ए ही राइट आंसर होगा हमारा। ए राइट आंसर है। ठीक है, ये हमने व्याख्या में पढ़ लिया है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 29। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? तो सही बात, यहाँ पे बोला गया है कि लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी? देखिए, यहाँ पे बोला गया है धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान रखेंगे। ये वित्त विधेयक की बात की है, वित्त विधेयक का कोई मामला नहीं होता है, धन विधेयक का मामला होता है। तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो धन विधेयक से संबंधित शक्तियाँ लोकसभा के पास राज्यसभा से ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे देखेंगे धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है उसको जो है निरस्तीकरण करे या संशोधन करे, ये केवल लोकसभा के पास है, अधिकार है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में बिल्कुल सही, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? लोकसभा के प्रति। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और द्वितीय सदन प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रथम सदन बोलते हैं लोकसभा को और निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो ये तीनों शक्तियाँ जो हैं लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा प्राप्त हैं। अब देख लें अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में, ऐसा नहीं है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में दोनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, बी राइट आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आगे देखेंगे बी, धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं इसके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में उत्तर 3 लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य यानी अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। बस अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में 312 में, ठीक है, ये इसके संबंध में राज्यसभा के पास ज़्यादा शक्ति है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा में प्रदत्त किए जाते हैं? ओके, ठीक है, सही बात है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा जो है विशेषाधिकार है राज्यसभा के पास। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। ठीक है, ये दोनों में होता है। जैसे मतलब राज्य का आपको जो वर्तमान राज्य है उसका नाम परिवर्तित करना या राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना, ये तो ज़्यादा शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये गलत हो गया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं, उनकी दो शक्तियाँ हैं। एक तो अगर राज्य सूची के संबंध में कानून बनाना है, ठीक है, तो अनुच्छेद 249 के तहत ये शक्ति किसको दी गई है? राज्यसभा को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये शक्ति किसको दी गई है? राज्यसभा को दी गई है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के संबंध में कोई भी विधि, कोई भी कानून बना सकती है, परंतु राज्यसभा को यह घोषित करना होगा कि ये जो विधि है, कानून बन रहा है, राष्ट्रहित में है। ठीक है, और
जब इस प्रस्ताव को पारित करना है तो राज्यसभा के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। पहली शक्ति तो ये हो गई। अभी दूसरी शक्ति भी इसमें बताया गया है, अखिल भारतीय सेवाएं। तो अनुच्छेद 312 में जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है, इसकी शक्ति केवल किसके पास है? राज्यसभा के पास है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब होता है जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया। इस प्रकार की अगर और सेवाएं सृजन करनी है देश को सशक्त बनाने के लिए, तो ये शक्ति राज्यसभा के पास है। तो बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा विशेषाधिकार अधिक है, प्रदत्त किए गए हैं, तो बी ही राइट आंसर होगा। और फिर भी देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, ये कार्य नहीं है। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण करना, ये भी गलत है। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 249 के अनुसार जो है राज्यसभा राज्य सूची के संबंध में कानून बना सकती है और अनुच्छेद 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 31, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249, हमने ये पहले ही पढ़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ठीक है, फिर से वही पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का शेष अधिकार किसमें? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने हेतु, ये भी नहीं है। ये दोनों का होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों का है। एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु, बिल्कुल सही बात है, ये 312 में है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को दी गई है। तो सी राइट आंसर होगा। व्याख्या हम पढ़ चुके हैं। फिर आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? मतलब केवल राज्यसभा को प्राप्त है, कौन सी शक्ति है? हम पहले ही पढ़ चुके, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है वो केवल 312 के अंतर्गत राज्यसभा के पास है सृजन करने का। ठीक है, प्रश्न संख्या 34, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में? ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि दोनों की समान शक्तियां कौन से क्षेत्र में? नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में ऐसा नहीं है, ये केवल किसको है? 312 के तहत राज्यसभा को प्राप्त है। संविधान में संशोधन के विषय में, हाँ बिल्कुल, संविधान के 368 के अंतर्गत जो संविधान में संशोधन की शक्तियां हैं वो दोनों को प्राप्त हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जी उसमें अपने हस्ताक्षर करते हैं। बी राइट आंसर होगा। सरकार को हटाने के विषय में कुछ नहीं होता, कटौती प्रस्ताव में भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो बी राइट आंसर होगा। संविधान संशोधन करने के विषय में दोनों को शक्तियां प्राप्त हैं। ये बोला गया है कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, आप किसी भी सदन में प्रस्तुत करें, ठीक है, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, परंतु उसे दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। ये ध्यान रखेंगे। 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाएं केवल राज्यसभा को है। ठीक है, सरकार को हटाने वाली बात बोली जाती है, सरकार को हटाने का केवल लोकसभा को है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है, सरकार जो है, मंत्रिपरिषद है, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। तो शक्ति किसके पास है? लोकसभा के। और कटौती प्रस्ताव भी जो है किसके पास अधिक है? लोकसभा के पास है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 35, यदि सरकार राज्यसभा से में पराजित हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर सरकार जो है राज्यसभा में जो है से पराजित हो जाए, यानी उसके जो है पूर्ण बहुमत ना मिले राज्यसभा में, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में जीत हासिल हो गई है तो सरकार बन जाएगी। संसद भंग हो जाती है, बिल्कुल गलत। राज्यसभा तो कोई भंग नहीं होती। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो उपयुक्त में से कुछ नहीं, डी राइट आंसर होगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सरकार मतलब मंत्रिपरिषद। ठीक है, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा की। लोकसभा भंग हो जाएगी, बस ये होता है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? देखिए, चौथी अनुसूची में क्या है, आपने देखा है कि इसमें राज्यसभा का सीटों में आवंटन है। राज्यों में राज्यसभा का सीटों में आवंटन कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में
ठीक है, ये है। तो देख लेते हैं, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूची बताइए, गलत है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषा है, भाषा नहीं है 8th शेड्यूल में। जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन नहीं है 15 में। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, बिल्कुल सही। जो राज्यसभा है उसके स्थानों का आवंटन दिया गया है 4th शेड्यूल में, यानी चौथी अनुसूची में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। ठीक है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। ठीक है, ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है ना। 7वीं अनुसूची में ही तो है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें शक्तियों का विवरण जो है बँटवारा किया गया है। और भाषाएँ कौन-सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और जो है जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन कौन-सी अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में। ठीक है, ये दिया गया है। एटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है, इनका जो है क्षेत्र बाँटा गया है जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के अधिकार में। ये ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न इस प्रकार आ जाता है कि ये बताइए कि भाषाएँ कौन-सी अनुसूची में है? तो 8वीं में। और इस प्रकार आता है कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण कौन-सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान कौन-सी अनुसूची में? 5वीं और 6ठी में। ये ध्यान, ठीक है, तो आगे देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य युग्म में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ओके, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से 2 राज्य हैं जिनमें राज्यसभा में समान सीटें हैं, ठीक है? तो क्योंकि अब सीटें बदल चुकी हैं, ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो ये तो अब करंट के हिसाब से बनेगा। देखेंगे अब प्रश्न संख्या 38, यहाँ पे वही बोला गया है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान इनमें से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? फिर से वही है, क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 39। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित है? प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में जो है 16 सीटें हैं, यहाँ पे ये बोला गया। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 40। इसे सीटों का आवंटन दिखाया गया है। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट से। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है। इसमें भी देखो स्टार लगाया, क्यों? क्योंकि अभी जो है सीटें बदल चुकी हैं। तो आप जो है अपने करंट की जो सीटें चल रही हैं एक बार उन्हें पढ़ लेना। ठीक है, 2021 में आया है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये देखेंगे। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? ऐसे कौन से राज्य हैं इनमें चारों में से कि जिसमें राज्यसभा की सीटें सबसे कम हैं? तो हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़, झारखंड और जम्मू कश्मीर से कम सीटें हैं। देख लेते हैं कितनी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं राज्यसभा की। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं राज्यसभा की। कितनी? 3। तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है 3 सीटें। झारखंड में 6 हैं, जम्मू कश्मीर में 4 है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो संघीय क्षेत्र है उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? ठीक है, तो संसद के दोनों सदन करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। संघीय क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दोनों सदन करते हैं। ये बोला गया है कि संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। ठीक है, और जिसमें से संघ राज्य 3 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनकी जो है सीटें राज्यसभा में हैं। एक तो दिल्ली है जिसकी 3 सीटें हैं दिल्ली की, पुडुचेरी की 1 है, जम्मू कश्मीर की 4 सीटें हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में दिल्ली की कितनी सीटें हैं? 3, पुडुचेरी की 1 है और जम्मू कश्मीर की 4 सीटें हैं। ये ध्यान रखेंगे, और ये बात भी ध्यान रखेंगे केवल 3 राज्य ऐसे हैं, राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं, 3 संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी सीटें जो है राज्यसभा में है। केवल 3 संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, जो बाकी बचे हैं उनका नहीं है। और लोकसभा में अधिकतम कितने जाते हैं? 20 सदस्य जाते हैं संघ राज्य क्षेत्रों से, ये ध्यान रखें। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति सदन के सदस्य नहीं होते हैं। कौन सा सही है? तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि उपसभापति होता है जो कहाँ से चुना जाता है? राज्यसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। ठीक है, ये तो गलत होगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है तो राष्ट्रपति में जो है, जो भी मनोनीत करते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, क्योंकि राज्यसभा ये चीज़ बोली गई है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाएं होती है और दिल्ली और पुडुचेरी की जो है विधानसभाएं शामिल होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जो है, एक तो विधान परिषद शामिल नहीं होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं दोनों सदनों में, वो शामिल नहीं होते। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब दूसरा देख लेते हैं, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। केवल 2 राइट आंसर होगा, 2 बी राइट आंसर होगा, केवल 2। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता। परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो सदस्यों में से चुना जाता है ना। उपसभापति तो सदस्यों में से चुना जाएगा, उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है वो तो उपराष्ट्रपति के तौर पर ही जो है पद पर बैठेगा। ठीक है, तो एक तो गलत हो गया। अनुच्छेद 54 कै के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य प्रश्न संख्या 47, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही बात है, पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। प्रश्न संख्या 48, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति सभापति होगा। ठीक है, राज्यसभा का, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं वो, ये बताया गया। प्रश्न संख्या 49, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन थे? उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो केवल राज्यसभा की बात की जा रही है यहाँ पे। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पे राज्यसभा की बात की जा रही है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 51, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 52, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 53, यहाँ पे बोला गया है राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो ये 2010 का क्वेश्चन है। तो उसमें जो है वेंकैया नायडू, इसमें जो है कौन है? वेंकैया नायडू है वर्तमान में। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 54, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ 1952 में, ये ध्यान रखेंगे, 1952 में। और लोकसभा का भी 1952 में हुआ था। ठीक है, और पहली बैठक हुई थी 13 मई को। लोकसभा की बात को बता रहा हूँ अभी, ये बात की जा रही है लोकसभा की। ठीक है, 1952 में गठन हुआ और 13 मई को पहली बैठक हुई, और 15 मई को पहले अध्यक्ष बने थे कौन? जी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा की बात की जा रही है, ये पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, और इन्हीं पे जो है पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था के विरुद्ध, जो कि पारित नहीं हो पाया था। भारतीय संसद दो सदनों, राज्यसभा लोकसभा तथा राष्ट्रपति
मिलकर बनी है। राज्यसभा कैसी है? एक स्थायी सदन है, ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 से अधिक नहीं हो सकती है, मैक्सिमम 250 है। इसका विघटन नहीं होता है कभी, ये ध्यान रखना। इसका वन थर्ड सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। गठन जो हुआ है इसका 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी पहली बैठक 3 मई 1952 की, लोकसभा राज्यसभा दोनों की पहली बैठक 3 मई 1952 को हुई थी और 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ राज्यसभा का भी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 55, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ओके, यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा पद है या व्यक्ति है जिसका राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो राज्यसभा में सदन का जो नेता होता है, ये ध्यान रखेंगे, तो राज्यसभा में सदन का जो नेता होगा वो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राज्यसभा का सदन का नेता वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये ध्यान है, मंत्री, अगर उनको कोई मंत्री पद मिला है, वो राज्यसभा के सदस्य हैं और कोई मंत्री पद मिला है तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है राज्यसभा अध्याय समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ हमने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़े और उनका व्याख्या देखी, कि आपको हेल्प मिलेगी। कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे संसद का थर्ड पार्ट, यानी कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया, किस प्रकार जो है संसद कार्य करती है और उसकी विधायी प्रक्रिया क्या है। तो आज के लिए लेक्चर यहीं रखते हैं। धन्यवाद।